आज हम व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत और उसकी उत्पत्ति देखेंगे। सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। ये 3 नंबर या 4 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन है, तो उसी के हिसाब से इसको लिखना भी पड़ेगा। तो व्हीटस्टोन का सेतु का स्टेटमेंट कहता क्या है, ये देखते हैं। 4 प्रतिरोधों को अगर चतुर्भुज की 4 भुजाओं के रूप में जोड़ दिया जाए तो चतुर्भुज के एक विकर्ण में धारामापी तथा दूसरे विकर्ण में एक सेल को जोड़ दिया जाए तो चारों प्रतिरोधों के मान को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि संतुलन जो सेतु होता है वो सेतु संतुलन की स्थिति में चले जाता है। सबसे पहले हम डायग्राम में देखते हैं। 4 प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ दिया जाए कि एक चतुर्भुज की आकृति निर्मित होती है। चतुर्भुज के एक विकर्ण पर धारामापी तथा दूसरे विकर्ण पर एक सेल जोड़ दिया जाए तो ये सेतु एक सेतु संतुलन की स्थिति बनाती है। इस सेतु संतुलन की स्थिति में चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं का प्रतिरोध का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। पहले विकर्ण पर 2 संलग्न भुजाएं PQ और दूसरे विकर्ण पर संलग्न भुजाएं RS, इन दोनों का अनुपात क्या होगा, आपस में क्या हो जाएगा, सेतु संतुलन की स्थिति में बराबर हो जाएगा। ये था व्हीटस्टोन का सेतु का स्टेटमेंट या उसके सिद्धांत की व्याख्या। अब आती है इसके समीकरण की उत्पत्ति की। ये सिद्धांत एक्चुअल में सही है कि नहीं, इसकी उत्पत्ति से पता चलता है। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति में देखते हैं। किरचॉफ के पहले नियम से हम देखते हैं बिंदु बी पर संलग्न भुजाएं कौन, मतलब संलग्न प्रतिरोध कौन कौन से हैं, P और Q। तो किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है कि संधि पर आने वाली धाराएं तथा जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल हमेशा 0 के बराबर होता है। तो बिंदु बी पर आने वाली धारा का मान कितना है, I1, और जाने वाली धारा IG और I3, इनका बीजगणितीय योगफल हमेशा कितना होगा, 0 के बराबर। आने वाली धारा को हमेशा धनात्मक और जाने वाली धारा को हमेशा ऋणात्मक लिखा जाता है। ठीक है, तो I1 माइनस I3 माइनस IG इज इक्वल टू 0, ये किरचॉफ के नियम से आया। अब सेतु संतुलन की स्थिति में है, तो इस स्थिति में IG का मान हमेशा कितना होगा, 0 के बराबर। तो हम इस समीकरण में IG का मान 0 रखते हैं, तो कितना आता है, I1 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। IG का मान 0 रखा हमने। अब ये इक्वेशन तो माइनस में ही, इसको हम पक्षांतर करके क्या कर लेते हैं, प्लस में लगा लेते हैं। तो I1 इज इक्वल टू कितना आ जाता है, I3। इसी प्रकार बिंदु D पर किरचॉफ के प्रथम नियम से पहले बिंदु B पर निकाल लिया हमने, इसी प्रकार हम बिंदु D पर भी निकालेंगे। इस पे उपस्थित प्रतिरोध कौन कौन से हैं, RS। तो बिंदु D पर किरचॉफ के प्रथम नियम से आने वाली धारा का मान बिंदु D पर कौन सा है, I2, और जाने वाली धारा अगर हम डायग्राम में देखते हैं तो आपको IG और I4 जाती हुई दिखती है। तो I2 धारा को हम धनात्मक और I4 और IG को हम ऋणात्मक लिखते हैं। इस स्थिति में हम जानते हैं कि सेतु संतुलन की स्थिति में है, तो इसमें भी IG का मान कितना होगा, 0 होगा। तो हम रखते हैं I2 माइनस I4 माइनस 0 लिखते हैं, तो इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन भी माइनस में दिख रही है, तो इसको हम पक्षांतर करके धनात्मक में ले आते हैं। तो I2 इज इक्वल टू I4, ये हमारा समीकरण नंबर 2 आया। ठीक है, अब I2 इज इक्वल टू I4 तो हो गया। अब आते हैं हम किरचॉफ के दूसरे नियम से। ये व्हीटस्टोन सेतु एक्चुअल में किरचॉफ के प्रथम और द्वितीय नियम से सिद्ध हो जाता है। तो पहले नियम से हमने पहले तो धाराओं के मान निकाले, जो कि बहने वाली धाराएं दोनों में बराबर आई थी। I1 का मान I3 के इक्वल हो गया था और I2 का मान I4 के इक्वल आया। अब आते हैं हम वापस से डायग्राम में। इसमें हम बंद जाल ABDA को देखते हैं। ABDA में किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है कि किसी बंद जाल में विभिन्न भागों में बहने वाली धारा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल उस बंद जाल में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस बंद जाल में उपस्थित बहने वाली धारा उसके संगत प्रतिरोध, तो बंद जाल ABDA में बहने वाली धारा I1, उसके संगत प्रतिरोध कौन सा है, P। तो I1P का गुणनफल का बीजगणितीय योगफल, दूसरी जो प्रतिरोध है और दूसरी जो धारा है उसका मान है I2, और उसके साथ जो एक प्रतिरोध जुड़ा है उसका नाम है R2 का बीजगणितीय योगफल, तो I1P, और उसके साथ बहने वाली धारा एक और है जिसको हम I2R से भी जानते हैं। इस बंद जाल में एक धारा और है जिसका नाम है IG, उसके साथ जो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है वो है G, कैपिटल G, जो कि हमारा एक संगत या संतुलन की स्थिति को दर्शाता है। तो इनका बीजगणितीय योगफल हमेशा क्या होगा, उस बंद जाल में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। अब इस बंद जाल में कोई विद्युत वाहक बल तो जुड़ा हुआ है नहीं, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 0। तो I1P प्लस IG इंटू G माइनस I2 इंटू R इज इक्वल टू 0। अब वापस से सेतु संतुलन की स्थिति में तो IG का मान हमेशा कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। तो इस इक्वेशन में इस पूरे जो टर्म का मान कितना हो जाएगा, 0। तो I1P माइनस I2 इंटू R इज इक्वल टू 0।
अब ये इक्वेशन में जो टर्म है ये माइनस में है, तो इसको पक्षांतर करके क्या कर लेंगे हम, प्लस में कर लेंगे। अब इस इक्वेशन से हमें जो प्राप्त होता है वो समीकरण नंबर 3 है। इसी प्रकार हम फिर से बंद जाल में जाते हैं। हमने ये वाला पोर्शन तो सॉल्व कर लिया, अब आते हैं इस पे। इस बंद जाल का नाम कितना है, बी सी डी बी में फिर से हम किरचॉफ के द्वितीय नियम को देखते हैं कि बहने वाली धारा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल तथा उस का बीजगणितीय योगफल उस बंद जाल में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होगा। तब इसमें बहने वाली धारा कौन सी है, I3 इंटू क्यू। समीकरण में देखते हैं I3 इंटू क्यू, ठीक है। अब वापस हम दिशा का मान देखते हैं। दोनों दिशा में IG इंटू जी भी एक ही दिशा में जा रहा है, तो इसको भी हम धनात्मक लिखेंगे, I2 इंटू जी, और मैंने धनात्मक लिखा। अब ये जो प्रतिरोध के साथ एक I4 इंटू एस दिख रहा है, ये एक विपरीत दिशा को दर्शा रहा है। आप देख रहे हैं तो इधर से एक दिशा जो सी बिंदु पर आ रही है, लेकिन डी से जो सी पे धारा जा रही है उसमें I4 धारा बह रही है जो कि इस दोनों दिशाओं के विरोध में है, तो इसको हम ऋणात्मक में लिखेंगे। तो I4 इंटू एस जो कि ऋणात्मक लिखा गया है, इन दोनों का मान क्या है, 0 के बराबर। अब वापस से सेतु संतुलन की स्थिति में है, तो IG का मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। इससे भी हमारे पास I3 इंटू क्यू माइनस I4 इंटू एस इज इक्वल टू 0। वापस से हम इस टर्म को ऋणात्मक ले रहे हैं, तो वापस से पक्षांतर करते हैं तो कितना हो जाता है, I3 इंटू क्यू इज इक्वल टू I4 इंटू एस। ये समीकरण नंबर 4 है। अब समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 का हम भाग देते हैं। अब L1 से LHS में भाग जाएगा और RHS से RHS का भाग जाएगा, तो I1 P बटे I3 Q इक्वल टू I2 R बटे I4 S। अब हम वापस से समीकरण नंबर 1 को देखते हैं। इस टर्म को लिखने के बाद समीकरण नंबर 1 में हमने क्या ज्ञात किया था कि I1 का मान I3 के बराबर है, या I1 की जगह हम I3 लिख सकते हैं और I2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I4। तो वापस से जाते हैं, I1 की जगह हम लिख देते हैं, या I3 की जगह लिख देते हैं। I3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I1। तो मैंने I3 की जगह समीकरण नंबर 1 से I3 व I4 के मान रखे, तो I1 का मान I1 से कट गया, बचा कितना, PQ। और इस I2 या I4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, I2 लिख सकता हूँ। तो I2 से I2 कैंसिल, बचा कितना, RS। तो PQ इज इक्वल टू RS। यही व्हीटस्टोन सेतु का मान है, या उसके सिद्धांत में समीकरण में जो संगत प्रतिरोध शेष दो भुजाओं की संग पर उपस्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर है। ये सिद्ध होता है। क्वेश्चन खत्म।